गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपन ने बुद्धिज़्म स्टार्ट किया था, तो गौतम बुद्ध के बारे में और बुद्धिज़्म क्यों ब्राह्मणी कल्चर होने के बावजूद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्यों पनपा, ये कल अपन ने देखे। उसके कुछ 9 पॉइंट थे, उन 9 को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है अपन ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा और गौतम बुद्ध के समय क्या क्या चीज़ें होती थी उसके बारे में अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने डॉक्ट्राइन के बारे में देखा, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जो 4 नोबल ट्रूथ जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था उनको देखा अपन ने। फिर उसके बाद जो अष्टांगिक मार्ग का जो उन्होंने 8 जो रास्ते बताए हैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी आम आदमी के लिए, उनको अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में जो है अपन ने बुद्धिज़्म को कंप्लीट किया। मैं बुद्धिज़्म पढ़ा रहा हूँ, MPPSC मेंस की क्लासेज है। मेंस की क्लासेज में सारी चीज़ें कवर हो जाती है, प्री मेंस ऐसा नहीं होता है, ये सारी सभी के लिए है। आप अपना कंटेंट जो है इससे बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अपन बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं। बुद्धिज़्म का अपन ने कल ये देखा था, एक बार फटाफट 2 मिनट में जो है कल क्या क्या हो गया उसके आगे से मैं बताऊंगा। एक बार कल का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कल डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। ब्राह्मण कल्चर होने के बावजूद जैनिज़्म और बुद्धिज़्म क्यों इतना ज़्यादा आँख की तरफ फैला और क्यों लोगों ने इतना उसको खुले हाथ से एक्सेप्ट किया, उसके 9 कारण जो है अपन ने डिस्कस किए थे। ये 9 कारण जो है आप जो है लास्ट क्लास का जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें यह मिला होगा, उसमें आप देख लेना कि ये इसमें 9 कौन कौन से कारण थे जिसके कारण जैनिज़्म, और ये क्वेश्चन 11 नंबर में आ सकता है, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है इनको पूछने का, ठीक है। जिसमें अपन ने ये 9 तरीके पढ़े, इन 9 कारणों के कारण जो है ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म चला। फिर उसके बाद अपन ने गौतम बुद्ध पे आए कि अब शुरू में जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया वो था कि क्यों ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इतना ज़्यादा फैला। अब अपन बुद्ध पे आएंगे, बुद्ध के कंसेप्ट पे आएंगे, बुद्ध के डॉक्ट्राइन पे आएंगे, बुद्ध के विचारों पे आएंगे, बुद्ध की थ्योरीज पे आएंगे, बुद्ध के स्कूलों पे आएंगे और बुद्ध की जो बौद्ध धर्म की अलग अलग ब्रांचेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में फिर अपन ने देखा कि उनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ था, मोक्ष वगैरह क्या मिला और ये सारी चीज़ें, उनके गुरु वगैरह क्या थे, उनकी पूरी लाइफ की क्रोनोलॉजी जो है अपन ने कल इसमें डिस्कस करी थी गौतम बुद्ध के बारे में। फिर उसके बाद जो है अपन ने ये कल भी उधर था डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्ध के बारे में देखा, ठीक है ना, कि इनकी क्या थी फिलोसॉफी। और फिलोसॉफी में जो है इन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो 4 सत्य नोबल ट्रूथ, 4 परम सत्य की बात कही थी इन्होंने। कौन से परम सत्य थे उनको देखा था अपन ने, और एक अष्टांगी का मार्ग के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये 4 नोबल ट्रूथ थे, इन 4 नोबल ट्रूथ को अपन ने देखा। 3 नंबर 5 नंबर में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको पूछ सकते हैं। और 8 फोल्ड पाथ में भी जो है इसको, इनके जो अष्टांगी मार्ग का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया है कि निर्वाण अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो क्या कैसे प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए 8 मार्ग का एक इन्होंने रास्ता और कंसेप्ट बताया। अगर उसको कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है तो वो अपने जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो वो कौन से 8 पाथ थे, उनका क्या क्या डिटेल था, ये अपन ने देखा कल सारे के सारे 8 पाथ को। फिर उसके बाद जो है ये हुआ। अब अपन देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, ठीक है ना, कि बुद्धिज्म के लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें आती है, उनके टेक्स्ट वगैरह कैसे थे, ठीक है, और किस प्रकार की जो है चीज़ें बुद्ध के लिटरेचर में कवर की गई। बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखेंगे, ठीक है। जो शुरुआती बुद्धिस्ट लिटरेचर थे, जो शुरुआती बुद्ध के द्वारा लिखी हुई किताबें या जो भी स्क्रिप्ट वगैरह है, जो भी चीज़ें थी, उनके उपदेश जो थे वो 2 भागों में बांटे गए हैं, 2 प्रकार में बांटे गए हैं। पहले थे कैनोनिकल टेक्स्ट जिन्हें बोला जाता था, और एक बोला जाता था नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट वो होते थे जो बुद्ध ने ओरिजिनल वर्ड जो कहे थे और उन्होंने जो लिखे थे, जो बुद्ध के स्वयं के वर्ड थे, वो कैनोनिकल टेक्स्ट थे, ठीक है ना। और नॉन कैनोनिकल जो समय के साथ या बाद में थोड़े थोड़े जो है चेंज हुए। कैनोनिकल टेक्स्ट आर बिलीव टू बी द एक्चुअल वर्ड ऑफ द बुद्धा। कैनोनिकल टेक्स्ट आर द बुक विच ले डाउन द बेसिक टेनेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म सच एज त्रिपिटका, ठीक है ना। तो त्रिपिटक करके जो चीज़ें हैं, ग्रंथ है, उसमें जो है बुद्ध ने अपने ओरिजिनल वर्ड, अपने ओरिजिनल कंसेप्ट, अपने ओरिजिनल विचार बताए थे। और जो जिस भी स्क्रिप्ट में या किताबों में बुद्ध ने स्वयं लिखा है, उन सारी किताबों को या उनके लिटरेचरों को कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद कुछ और भी बहुत सारी किताबें फिर बुद्ध के बाद दूसरे लोगों ने भी लिखी, बुद्ध के विचारों पर आधारित बौद्ध धर्म के बहुत सारे मॉन्क्स ने लिखी। तो फिर उसके बाद जो बुद्ध के अलावा जो दूसरे किताबें लिखी गई बौद्ध धर्म पे, तो वो आती हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट और सेमी कैनोनिकल टेक्स्ट।
तो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट आर commentaries and the observation on the canonical text, quotas, definition, history, information, grammars and other writings in Pali, तिब्बत, चाइनीज एंड ये, ठीक है ना। तो इसी कैनोनिकल टेक्स्ट जो बुद्ध ने बोल गए थे उसको समझाने के लिए कुछ और मॉन्क्स ने, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने और कुछ और एडिशनल किताबें लिखी, तो वो सारी आती नॉन कैनोनिकल में, ठीक है। उस कुछ इम्पोर्टेंट किताबें जो हैं, ठीक है, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट किताबें और उन्हीं के अनुयायियों ने जो है इन्हीं के जो बुद्ध के जो कंसेप्ट थे उनको अपनी भाषा में और अच्छे से समझाने के लिए, अपनी बात को और बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है कुछ किताबें लिखी। वो किताबें जो है अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, ठीक है, पाली में लिखी गई, तिब्बत में लिखी गई, चाइनीज़ में लिखी गई, एशियंस लैंग्वेज में लिखी गई। तो ये सारी कुछ उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कैनोनिकल किताबें जो बुद्ध के विचारों पर लिखी गई थी उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं इन किताबों के बारे में कि बताइए भैया कि इस किताब के बारे में बताइए। तो एक किताब है महावत्सु, ठीक है ना। तो ये महावत्सु जो है ये संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। इट इज़ अबाउट द सेक्रेड बायोग्राफी, डेट इज़ द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। ये बुद्ध की बायोग्राफी थी, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी। जो खुद लिखता है व्यक्ति अपने ऊपर उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और जो कोई और व्यक्ति अगर मेरे ऊपर कोई किताब लिखेगा तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। तो बुद्ध के ऊपर जो किताब लिखी गई है बुद्ध के जीवन के ऊपर, वो बुद्ध की बायोग्राफी, वो उसको बोला जाता है महावत्सु। और ये कौन कौन सी भाषा में है? संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो ये बुद्ध ने नहीं लिखी है, बुद्ध के ओरिजिनल विचार नहीं है, किसी ने बुद्ध के विचारों को और बुद्ध के जीवन को लिखा है, ठीक है ना, अपने विचारों में बुद्ध के विचारों को लिखा है, तो इसलिए नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में आती है। दूसरी है नीलकंठा। तो ये है फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ द बुद्धा। ये बुद्ध के बारे में ही, नीलकंठा जो है ये बुद्ध की स्टोरी है, बुद्ध की कहानियाँ हैं, सारी चीज़ें जो है बुद्ध से रिलेटेड है। जो भी किताबें लिखी गई वो बुद्ध के विचार और बुद्ध के जीवन पर आधारित है। तीसरी किताब जो मिली है वो है दीपावमसा और महावमसा, ठीक है ना। ये तीसरी किताब है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो बुद्ध के विचारों पर लिखी गई। किताब का नाम है दीपावमसा और महावमसा। ये दोनों ही पाली भाषा की किताबें हैं। बोथ गिव हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द बुद्धास लाइफ, बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोका एंड द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। इस किताब में ये 3 नंबर में पूछा जाए कि बताइए दीपावमसा और महावमसा क्या है, तो ये 3 नंबर में आप लिख सकते हैं कि एक तो ये पाली भाषा में लिखी हुई बुद्ध स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। और ये जो है किस चीज़ पे लिखी गई थी? हिस्टोरिक और माइथोलॉजिकल अकाउंट ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जीवन पे लिखी गई थी, उनके इतिहास के बारे में। बुद्ध की जो काउंसिलें हुई है, 4 काउंसिल हुई है बुद्ध धर्म की 4 काउंसिलें हुई है। 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब मैं महाजनपद पढ़ा रहा था उसमें, ठीक है। और एक करी थी जी अजातशत्रु ने और दूसरी करी थी अपना कालाशोक ने। ये 2 में करा दी, बची हुई 2 भी मैं अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो एक तो हो गई बुद्ध काउंसिल और एक उसके बाद और किसके बारे में था? अशोक के बारे में। और श्रीलंका में जो अशोक ने अपने अनुयायी जो बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए लोगों को भेजा था उसके बारे में जो इन दोनों किताबों में लिखा गया है। और ये पाली भाषा में है, याद रखना। अगली किताब है विशुद्धिमागा। विशुद्धिमागा ये क्या है? ये द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन रिटन बाय बुद्ध घोषा, ठीक है ना। तो ये बुद्ध घोषा ने किताब लिखी है, ठीक है। और ये प्यूरिफिकेशन, अपने आप को प्यूरिफाई करना, अपने आप को पवित्र करने पर आधारित है ये किताब। ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डील्स विद द डेवलपमेंट फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द इनलाइटमेंट, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में, इनलाइटमेंट के बारे में आपको बताएगी। अगली जो 5वीं किताब है वो है मिलिंद पन्हो। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस किताब के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। क्या था कि एक राजा था, ग्रीक राजा, मिनांदर नाम था उसका, ठीक है ना, ये मिनांडर, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो जब भारत की तरफ जीतते हुए आता है, ठीक है, तो जब वो एक जगह पर आके वो रुकता है, ठीक है। और रुकने के बाद जो है, ये मैं एक कहानी बता रहा हूँ, एक्चुअल कहानी जो आएगी वो उसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ये केवल इस किताब के बारे में है। ये किताब पाली भाषा में लिखी गई थी। और एक बार क्या रहता है, एक राजा रहता है, तो वो राजा जब आता है यहाँ पे भारत में, युद्ध करते करते भारत में वो बहुत अंदर आ जाता है, ठीक है। ग्रीक राजा रहता है वो। तो जब वो अंदर आ जाता है, भारत में बहुत ज़्यादा उसका इन्वेजन हो जाता है, तो एक जगह पर आकर वो थक जाते हैं, ठीक है। तो वो रात में एक जगह कैंप लगाते हैं और विश्राम करते हैं कि चलो सुबह होगी और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ कूच करेंगे।
तो राजा जो होता है अपने कुछ गुप्तचरों को, अपने कुछ जो क्या बोलते हैं उनके कुछ लोगों को आगे के रास्ता देखने के लिए कि भैया आगे जाके देखो कोई और दूसरा कोई बड़ा देश या दूसरी बड़ी सेना हमारा विरोध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार तो नहीं खड़ी है, उसके हिसाब से हम हमारी प्लानिंग बनाएंगे। तो इनके गुप्तचर जो है वो आगे जाते हैं और जो है वहाँ पे थोड़ी दूर आगे जाके ये देखते हैं कि एक बहुत बड़े मैदान में हज़ारों लाखों मॉन्क्स मतलब भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जो है वो खड़े मतलब बैठे हुए थे और जो है गौतम बुद्ध से बुद्ध की शिक्षाएं प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो बुद्ध जो गुरु थे जो उन सबको शिक्षाएं दे रहे थे, हज़ारों मॉन्क्स थे वहाँ पे, और वो इतने सारे मॉन्क्स को देख के वो गुप्तचर डर गए और वो समझे कि ये सब सेना है, ये हमारा रास्ता रोकने के लिए, हमसे लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं। तो वो गुप्तचर वहाँ रुके तो वहाँ पे पता चला कि वो लोग लड़ाई के लिए तो तैयार नहीं थे, वो लोग सब बहुत सारी सेना बहुत सारे मॉन्क्स बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, एक बौद्ध भिक्षुक थे जिनका नाम था नागसेन, उन नागसेन से जो है वो व्याख्यान दे रहे थे और ये बौद्ध भिक्षु जो हैं उनके व्याख्यान सुन रहे थे और वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ये सब चलता रहा, रात भर वो लोग गुप्तचर जो है देखते रहे और पूरी कहानी जो है वो देखते रहे। फिर वो वापस राजा के पास आए तो राजा ने पूछा कि भैया आगे कुछ लोग हैं, तो बोले कि हाँ। बोले कितने लोग हैं, तो बोले लाखों लोग बैठे हुए हैं एक ही जगह पर। तो राजा बोले तो फिर हमारी सेना तो छोटी पड़ेगी, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास हथियार कैसे हैं? तो बोले सब उनके पास कोई हथियार नहीं है, वो लोग तो भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। बोले इतने सारे लोग एक साथ कैसे बैठ गए? ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों को इतना कंसेप्ट पता नहीं था, पर यहाँ पे तो अलग ही चल रही थी दुनिया बौद्धिज्म की। बोले कि गुरु हैं वो उन शिक्षा दे रहे हों और हज़ारों लाखों लोग जो हैं उनकी शिक्षाओं को लेके वहाँ पर शांति से जो है वो जो है बैठे हुए हैं और वो बोले कि उनके पास हथियार, बोले कोई हथियार नहीं है और ना वो लड़ाई के मोड़ में लग रहा है। तो ये जो मिनांडर है ये वापस जाता है उस जो बौद्ध भिक्षु जो गुरु थे वहाँ पे जिनका नाम था नागसेन, उनसे मिलने जाता है ये, और वो बताता है कि भैया मैं तो पूरी फिर वो अपनी जो है कुछ वो भी बैठ के सुनता है थोड़ी देर उन बौद्ध गुरुओं को, तब उसको जो है अपने भी मन में विचार आते हैं और अपने मन के जो सवाल थे वो उसने बौद्ध गुरु नागसेन से पूछे उस मिनांडर ने। और यही जो सवाल जो मिनांडर ने नागसेन से पूछे और नागसेन ने जो उनका जवाब दिया, मिनांदर के प्रश्न हुए और नागसेन का उन पर जवाब हुआ, बौद्ध भिक्षु का उस पर जवाब जो हुआ, इसी को जो है एक किताब में लिख दिया गया है कि मिनांदर ने कुछ प्रश्न पूछे और उनके जो जवाब दिए उसको एक किताब बना के लिख दिया गया। उसी किताब को बोलते हैं मिलिंद पन्हो। ठीक है ना। ये क्या करता है ये इस किताब में क्या है, इट कंसिस्ट अ डायलॉग बिटवीन द, ये डायलॉग है, डायलॉग मतलब जो दो लोग आपस में बात करते हैं ना उसको बोलते हैं डायलॉग। जब मैं खुद ही से बात करूँगा कांच के सामने तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग। ठीक है ना, ये एपिलॉग। द इंडो ग्रीक किंग, और ये कौन सा राजा था, ये डायलॉग है किसके बीच में, एक इंडो ग्रीक किंग जिसका नाम था मिलिंद या मिलांडर और एक मॉन्क जिसका नाम था नागसेन, और ऑन वेरियस फिलोसॉफिकल इशू, बहुत सारे इश्यूज़ पे जो उसके मन में सवाल थे। ठीक है ना, उसने अपने गुरु से या बौद्ध भिक्षु से नागसेन से पूछे और नागसेन ने जो है उनका जवाब दिया, और यही जो पूरी किताब क्वेश्चन और आंसर वाली जो किताब है एक तैयार हुई उसको बोला जाता है मिलिंद पन्हो। छठी किताब है नेटी पक्रम। ठीक है ना, पकराना। तो ये किताब जो है गाइडेंस है विच गिव्स द कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द बुद्धास टीचिंग, ये बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उस पर आधारित है। तो ये जो है कितनी किताबें हो गई है, 1 2 और टोटल 4, टोटल 6 किताबें जो है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में आती है। इनके बारे में नाम याद रखें आप, ज़रूरत पड़ सकती है लिखने के लिए। ठीक है। तो नॉन कैनोनिकल तो अपन ने पढ़ ली। नॉन कैनोनिकल क्या था, जो बुद्ध की शिक्षाओं को किसी और के द्वारा जो समझाया गया वो नॉन कैनोनिकल में आते हैं। पर बुद्ध ने जो खुद बोले हैं, अपने जो बुद्ध के स्वयं के जो विचार थे उनको जिसमें लिखा गया उनको बोला जाता, वो जो किताबें थी उनको कैनोनिकल टेक्स्ट बोला गया, और उन्हीं कैनोनिकल टेक्स्ट में को त्रिपिटक बोला गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द ट्रिपिटक्स कैनोनिकल टेक्स्ट, ये इन किताबों में बुद्ध की ओरिजिनल कंपाइलेशन है जो बुद्ध ने खुद बोले हैं। द अर्लीस्ट कंपाइलेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग विच वर रिटन ऑन लॉन्ग नैरो लीव्स is the Tripitaka in Pali and Tripitaka in Sanskrit. All the branches of the Buddhism have the Tripitaks taken as a part of their core scripture which consists of 3 books. ठीक है। ये वही लिख रखा है कि जो ओरिजिनल बुद्ध के विचार थे वो विचारों को जिन किताबों में लिखा गया वो किताबें त्रिपिटक कहलाई। और त्रिपिटक में 3 प्रकार का मेन किताबों का एक समूह है, 3 ब्रांच या समझ लो आप। पहली जो किताबों का एक ग्रुप है ना, तो पहली किताब को बोला जाता है सुत्त।
ठीक है। इस सुत्त नामक ये ग्रंथ है, ग्रंथ में बहुत सारे छोटे छोटे और भी जो है अंदर चलेंगे अपन। तो एक पहला जो ग्रंथ है सुत्त, इसमें जो है जो ओरिजिनल बुद्ध की जो ओरिजिनल कन्वेंशनल टीचिंग थी उसके बारे में बताया गया है, जो बुद्ध ने स्वयं बताई थी उसके बारे में सुत्त लिखा गया। और सुत्त के अंदर इतना ज़रा पोथा होगा, उस पोथे में जितना भी जो है बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग के बारे में कहा गया। दूसरे प्रकार की किताबें थी विनय। तो इसमें क्या है, डिसिप्लिन कोड, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन वगैरह कैसा होना चाहिए जीवन का, जीने का, वो सारी बातें इस विनय नामक किताब में लिखी गई। और तीसरी थी अभिधम्म, अभिधम्म पिटक या अभिधम्म, और ये थी मॉरल साइकोलॉजी पर डिपेंड थी। तो ये 3 किताबों में बुद्ध के कैनोनिकल टेक्स्ट को या त्रिपिटक को बांटा गया है, और ये है ना सुत्त पिटक। अब पहला देखेंगे सुत्त पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक में क्या था, बास्केट ऑफ डिस्कर्सेज। दिस टेक्स्ट आर आल्सो नोन एज द बुद्धास वेकना और द वर्ड ऑफ द बुद्धा। इट कंटेन बुद्धास डिस्कर्स ऑन वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज इन डायलॉग फॉर्म्स, ठीक है ना। तो सुत्त पिटक में क्या है, कन्वेंशनल टीचिंग है बुद्ध की, जिसमें बुद्ध ने क्या बताया है, बुद्ध के खुद के स्वयं के वर्ड है, और उन्होंने डॉक्ट्राइन इश्यूज जो थे बहुत सारे, उनको अपनी बात किसी और से जैसे डायलॉग के रूप में बताया है। किसी ने क्वेश्चन पूछे तो बुद्ध ने बताया है। तो वो सारी जो चीज़ें लिखी गई है वो सुत्त पिटक में लिखी गई है। तो ये बुद्ध की ओरिजिनल। दूसरी है विनया, विनय पिटक, ठीक है ना। ये एक डिसिप्लिन की किताब है, डिसिप्लिन की किताब है। दिस कंटेन द रूल्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ द मोनेस्ट्री, ठीक है ना। इसमें क्या डिसिप्लिन की बात की गई कि अगर आप बौद्ध भिक्षु हैं या बौद्ध नन हैं तो आपको कैसा जीवन जीना है, आरामदायक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कैसा जीवन जीना है उसके बारे में अपन देखेंगे, पर उसका एक प्रोसीजर है। हर बौद्ध भिक्षु अपने जैसा नॉर्मल जीवन नहीं जीता, ठीक है ना। और वो कैसा जीवन जीता है उसकी मैंने आगे भी बताया है पूरी स्लाइड में, वो अपन देख लेंगे कि बौद्ध भिक्षु और बौद्ध अगर भिक्षु की बनती है कोई महिला तो या नन बनती है कोई बौद्ध भिक्षु, तो उस केस में उनका जीवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, उनके बारे में जो है इस विनय पिटक में बताया गया। इट इंक्लूड द पेटिमोका, ए लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अगेंस्ट द मोनास्ट्री डिसिपल, अटोनमेंट फॉर दीज। The Vinay text also include the doctrine, exploration, ritual text, biography stories and some element of the Jataka और the birth story। तो ये सारी जो चीज़ें हैं विनय पिटक में अपने को देखने को मिलेगी। इसके बाद है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या था, अभिधम्म पिटक था जिसमें हायर टीचिंग की बात की गई है ना, उच्च विचारों की और उच्च शिक्षा की। दिस कंटेन ए थॉरो स्टडी एंड सिस्टमेटिकेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ द सुत्त पिटक थ्रू द समरीज, क्वेश्चन, आंसर एंड लिस्ट, ठीक है। जो सुत्त पिटक में बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी, ठीक, जो उसकी बुद्ध की खुद की कन्वेंशनल शिक्षाएं थी जो उन्होंने सुत्त पिटक में लिखी थी, उसी को और अच्छे से थॉरोली स्टडी करने के लिए और सिस्टमेटिक टीचिंग के लिए, ठीक है, कुछ समरीज, क्वेश्चन आंसर और लिस्ट के फॉर्म में सुत्त पिटक को ही और अच्छे से जो है इलाबोरेट किया गया अभिधम्म पिटक में। तो ये 3 किताबें जो है बुद्ध की ओरिजिनल कन्वेंशनल टेक्स्ट में आती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये आप याद रखें। हाँ, अब आप इसको देख लें। हाँ, ये वही है जो अभी अपन पढ़ रहे थे, जो सुत्त पिटक। मैंने वही बोला था कि सुत्त पिटक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके अंदर भी बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है ना। विनय पिटक भी बड़ा ग्रंथ है, उसके अंदर भी अलग अलग किताब है, उसके अंदर भी अलग अलग किताब है ना। मतलब पार्ट, ये एक पार्ट है, इसके भी सब पार्ट है, उसके भी सब पार्ट और बने हुए हैं। मतलब अंदर के अंदर किताबें बनती जा रही, बढ़ती जा रही है बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो 5 किताबें जो है वो सुत्त पिटक के अंदर आती है, 3 किताबें जो है विनय पिटक में आती है और 7 किताबें जो है वो अभिधम्म पिटक में आती है। ये ग्रंथ हैं, किताबें छोटा शब्द हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये शिक्षाएं हैं पूरी की पूरी, ठीक है। सब्जेक्ट कवर नहीं कर रहे हैं कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कवर करना, ऐसा वाला नहीं है, बुद्ध की शिक्षा है। तो सबसे पहला जो है त्रिपिटक जो है वो 3 निकाय या 3 किताबों में बटे हुए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक जो है वो खुद ही 5 किताबों से मिलकर बना है। दीघा निकाय, मझीमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्र निकाय और खुदाता निकाय, ठीक है। ये 5 बने हुए और ये इंडिविजुअल जो एक एक है ये फिर 3-3 में डिवाइड होते हैं और टोटल 15 किताबें मिलके ये 5 चीज़ें बनती है, ठीक है ना। तो 15 और इतनी सारी किताबों से मिलके सुत्त पिटक बनता है। ये नाम याद रखें, सुत्त पिटक में 5 प्रमुख क्या है। फिर है विनय पिटक। विनय पिटक में भी 3 किताबें मेन हैं। एक है सुत्त विभंगा। सुत्त विभंगा में 2 फिर किताबें हैं, महाविभंग और भिक्खुनी विघभंग।
फिर दूसरी किताब है खंडका, उसमें भी 2 किताबें हैं, महावागा और कुल्लावागा। फिर तीसरी किताब है परिवारा। ठीक है, ये 3 किताबें आती हैं विनय पिटक में। ठीक है, उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक, इसमें 7 किताबें हैं, धम्मसंगनी, विभंगा, धातु कथा, पुगलापनति, कायावत्तु, यामाका और पथाना। ठीक है, तो ये सारी जो है कैनोनिकल या टेक्स्ट है या ओरिजिनल बुद्ध की जो शिक्षा है उनको मोटा मोटा इन किताबों में आप देख सकते हैं। इन किताबों के नाम आप याद रख के एक बार अपने नोट्स में इनको इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हुई, अपन ने देखा। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध के लिटरेचर के बारे में। 2 प्रकार के बुद्ध के लिटरेचर थे, एक कैनोनिकल टेक्स्ट और एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। नॉन कैनोनिकल की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो थी वो 6 किताबें मैंने आपसे डिस्कस करी, मिलिंद पन्हो जैसी। उसके अलावा कैनोनिकल टेक्स्ट में मेनली 3 किताबें आती थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में फिर 5 किताबें आती है और उन 5 के फिर जो है टोटल 15 सब पार्ट और बन जाते हैं। फिर विनय पिटक आता है, विनय पिटक में 3 किताबें आती है और उन 3 में भी इंडिविजुअल अंदर अंदर जाते हैं तो और सब पार्ट बनते हैं। और आखिरी में होता है अभिधम्म पिटक जिसमें 7 किताबें आती है। ये जितनी भी किताबें हैं, ये 15 किताबें या और ज़्यादा जो अंदर जाते जाएंगे, ये जो मेन सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, ये मिलकर बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षाओं का, कन्वेंशनल टीचिंग को जनता के सामने लाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर, ठीक है ना, जिन्होंने बुद्ध के बारे में लिखा है और जिनका ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आती हैं। कालिदास के बारे में पूछ सकते हैं ना आपसे, ये क्वेश्चन तो आता है, कभी चाणक्य के बारे में पूछ देंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 3 नंबर में क्वेश्चन, क्योंकि अपने को बहुत कम शब्दों में लिखना है तो 1 लाइन या 2 लाइन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट बुक्स, इनके बारे में 3 नंबर 5 नंबर में तो क्वेश्चन आंसर तैयार करना ही है, 3 नंबर में तो कर ही लेना। पहले व्यक्ति थे अशोक घोष, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स है जिन्होंने बुद्ध के बारे में लिखा है। ठीक है, बुद्ध के समय ही नहीं, बुद्ध के समय के बाद भी जो महान राजा हुए उनके समय कुछ राइटर हुए, उन राइटरों ने भी जो है बुद्ध के बारे में लिखा, और वो सारे जिन्होंने बुद्ध के बारे में लिखा है उनके बारे में अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये। तो पहले है अशोक घोष। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है, ठीक है ना, बुद्ध चरित्र के राइटर हैं ये। MPPSC प्री के लिए भी ये सारी एग्जामों में इम्पोर्टेंट है कि भैया बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो ये अशोक घोष है बुद्ध चरित्र के लेखक। इसमें बुद्ध ने के एक्शन, है ना, बुद्ध के कर्म के बारे में बताया गया है। इन संस्कृत और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था बुद्ध चरित्र। द कंटेम्प्रेरी ऑफ द कनिष्का। अशोक घोष जो थे वो कनिष्क के समय, कनिष्क जो राजा बाद में आएगा कुषाण वंश के समय, कुषाण डायनेस्टी के समय, मैं उसको भी लूँगा डिटेल में कनिष्क को। और कनिष्क ये आखिरी राजा था जिसने जो है मतलब बुद्ध जो संगति करवाई थी, जो 4th बुद्ध काउंसिल करवाई थी वो कनिष्क ने करवाई थी। उसके बाद जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन चालू हो गया। ठीक है, उसके क्या कारण थे, कनिष्क भी उनमें से एक प्रमुख कारण था। उस कारण को भी अपन देखेंगे कि क्यों कनिष्क के कारण जो है बौद्ध धर्म, हालांकि इसने संगति कराई और काउंसिल कराई और बहुत पैसा भी बांटा, पर तो भी इसके समय के साथ साथ, इसके समय के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी थी जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म फिर ज़्यादा फैल नहीं पाया। ही वाज ए स्कॉलर, पोएट, ड्रामेटिक्स, म्यूजिशियन एंड डिबेटर। तो जो अशोक घोष थे वो क्या थे, स्कॉलर थे, पोएट भी थे, ड्रामा भी दिखाते थे, म्यूजिशियन भी थे और भैया डिबेट भी करते थे। तो अशोक घोष के बारे में 3 नंबर में ये परफेक्ट आंसर है, आप इसको याद रखें। ठीक है ना। दूसरा है नागार्जुन। नागार्जुन क्या था, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मध्यम स्कूल ऑफ महायाना। ठीक है ना। तो नागार्जुन कौन थे, एक महायाना बुद्धिज़्म का स्कूल होता है, सॉरी महायाना का, ठीक है ना, जो मैं आपको बताऊंगा ये हीनयान, महायान और ये सब क्या है। तो एक प्रकार की जो है स्कूल है, एक प्रकार का कंसेप्ट है बुद्ध के विचारों को बताने के लिए। तो एक है महायान, एक है हीनयान। तो महायान का एक स्कूल है, इन्होंने जो है मध्यम नाका स्कूल के नाम से खोला था नागार्जुन ने। फिर अगले राइटर हैं असंगा और वाशुबंधु। ठीक है ना, असंग और वाशुबंधु ये दोनों भाई हैं, इनके बारे में देखेंगे। वाशुबंधु's ग्रेटेस्ट वर्क अभिधम कोशा इज़ नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द बुद्धिज़्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है आपको प्री में, मेंस में, सभी में काम में आएगा। थोड़ा सा आप इसको सीरियसली ले लें। जो ये है वाशुबंधु, तो वाशुबंधु ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अभिधम मोक्षा।
अभिधम्मकोशा। और ये जो है इंसाइक्लोपीडिया है किस चीज़ की, जो पूरे बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, जिसमें अपनी सारी जानकारी मिल जाती है, तो इन्होंने लिखी थी वासुबंधु ने अभिधर्मकोशा। असंग क्या था, ये असंग वॉज एन इम्पोर्टेंट टीचर ऑफ योगाचार्य और विजयवाड़ा स्कूल फाउंडर बाय हिज गुरु मित्रनाथा। बोथ द ब्रदर स्प्रेड बुद्धिज्म इन पंजाब इन द 4th century CE। ठीक है ना। तो ये दोनों भाइयों ने, एक ने लिखी थी ये अभिधम्मकोशा और एक जो था बहुत इंपॉर्टेंट टीचर था योगा का, और इन दोनों ने ही पंजाब में ईसा से 4वीं सदी बाद पंजाब में जो है बौद्ध धर्म फैलाने का काम किया था। अगले जो राइटर हैं वो है बुद्ध घोष। ठीक है ना। द विशुद्धि मग, द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ए comprehensive summary and the analysis of the Theravada understanding of the Buddhist path of liberation is considered to be his best work. He was a great Pali scholar। ठीक है ना। तो बुद्ध घोष क्या थे, एक पाली स्कॉलर थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसको बोलते हैं विशुद्धि मार्ग, और इसमें जो है प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना, आत्मशुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था। और ये किस चीज़ की एनालिसिस थी, थेरावेदा की थी। ठीक है। जो दो मैं आपको बता रहा था, हीनयान, महायान, थेरावेदा, ये बुद्ध के स्कूल हैं जो अलग अलग विचारधाराओं पे समय के साथ साथ बनते गए। ठीक है। उनमें से एक थेरावेदा जो स्कूल है उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। अगला जो राइटर है वो है दिनाग। ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट लॉजिक, द लास्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द 5th century। 5वीं सदी के ये सबसे आखिरी जो है ये थे होशियार। ठीक है ना। ये है ब्रह्मकीर्ति। ही लिव्ड इन द 7th century BC एंड वाज द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट लॉजिशियन, ए फिलोसॉफिकल थिंकर एंड डायलेक्टिशियन। ठीक है ना। तो ये भी जो है क्या थे, बुद्ध के अनुयायी थे। उस 7th century में, ईसा से 7वीं सदी में ब्रह्मकीर्ति ने बुद्धिस्ट लॉजिकल और फिलोसॉफी और थिंकर के थे, और उनके बुद्धिस्ट के कंसेप्ट को इन्होंने बताया। ठीक है। तो ये सारे जो है राइटर इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लें, जरूरी है ये। अब आ जाते हैं स्कूल और ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध की मेनली बोली जाए तो 3 ब्रांचेज हैं, अगर मेनली ही बोली जाए तो 2 ब्रांच है, पर यूँ टोटल अलग अलग किताबों में और कहीं कहीं पे जो है इसके कुछ और भी जानकारी दी गई है। मैंने सारी जितने भी स्कूल्स के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं के और बुद्धिज़्म की ब्रांचेस के बारे में है, मैंने वो सारी एक जगह ला के रख दी है। आप खुद ही उनमें से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है। 2 के बारे में मैंने अभी जैसे बताया था, महायान, हीनयान और थेरावेदा, तो ये तीनों तो यहाँ पे मैंने लिखी है। इसके अलावा भी 1-2 और हैं, तो उनके बारे में भी अपन देख लेंगे। मेन तो ये है हीनयान और महायान। तो सबसे पहले जो देखेंगे ब्रांचेज ऑफ द बुद्धिज्म के बारे में, सबसे पहली ब्रांच आती है त्रिवेदा। ठीक है ना। तो त्रिवेदा क्या है, इट इज़ द मोस्ट एंशिएंट ब्रांच ऑफ द बुद्धिज्म टुडे। ठीक है ना। जो बुद्ध के समय की एक्चुअल, जो बुद्ध के समय की जो ब्रांच है वो ये है, जिसमें एक्चुअल बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया था इन स्कूलों में। जो स्कूल त्रिवेदा के समय या त्रिवेदा स्कूल जो होते थे, वहाँ पे बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षाएं जो बुद्ध ने स्वयं थी, या सबसे पुराने स्कूल जो बुद्ध की शिक्षाओं पे चलते थे वो त्रिवेदा होते थे। उसके बाद ये सब ऐसे चलते रहे। ठीक है। थोड़ा मॉडिफाई समय के साथ साथ होते रहे ये कई शताब्दियों में, और फिर ये विचारधारा वाले लोग आए, इस प्रकार के स्कूल खोले, फिर इस प्रकार के स्कूल खोले, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है ना। तो पहले जो है सबसे पुरानी प्राचीन जो ओरिजिनल बौद्ध या गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो जिन स्कूलों में पढ़ाए जाते थे वो त्रिवेदा थे। ठीक है ना। और यही जो इन्हीं त्रिवेदा की जो ब्रांचें खुली, वहाँ पे बुद्धिज्म को बताया जाता था ओरिजिनल। इट रिमेन द क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा। वही जो मैंने बताया, ये और बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग वाले काम करते थे। त्रिवेदा बुद्धिज्म डेवलप्ड इन श्रीलंका एंड सब्सिक्वेंटली स्प्रेड इन रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ डोमिनेंट फ्रॉम द रिलीजन ऑफ द कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल बुद्ध के कंसेप्ट पर आधारित है, और मेनली ये साउथ एशिया में फैले, जिनमें श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड प्रमुख है। ठीक है। वहाँ पे ये ओरिजिनल बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में फैले। आगे बात समझ में। अब शताब्दियाँ बीत गई, बहुत सारा समय हो गया, धीरे धीरे ये ओरिजिनल स्कूल थे जो थे। अब दूसरे प्रकार के स्कूल थे हीनयान। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, लिटरली लेसर व्हीकल, आल्सो नोन एज अबेंडन्ड व्हीकल और डिफेक्टिव व्हीकल। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के स्कूलों में जो शिक्षाएं दी जाती थी, ये लोग भी थे तो बुद्ध की शिक्षाओं को ही मानते थे। ठीक है ना।
It believe in the original teaching of the Buddha and doctrine of elder. It does not believe in the idol worship and try to attend the rituals through self discipline and meditation. That is the हीनयाना एक्ट, ठीक है ना। तो जो हीनयाना एक्ट थे ये ओरिजिनल जो टीचिंग थी बुद्ध से उससे प्रेरित थे, ठीक है ना। और इसमें जो है किसी की पूजा या किसी मूर्ति पूजा को इन्होंने मना किया, किसी प्रकार की मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, और खुद ही जो है इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन से, आत्म संयमता से और मेडिटेशन से जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, और यही ओरिजिनल जो है त्रिवेदा भी जो है इसी का एक पार्ट था। तो तीसरे हैं महायाना, मेन तो यही है हीनयान और महायान। इट इज़ वन ऑफ द टू मेन स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म। एक मेन स्कूल हो गया हीनयान और दूसरा मेन स्कूल हो गया महायान। महायान, इट इज़ वन ऑफ द टू मेन स्कूल ऑफ द बुद्धिज़्म, ठीक है ना। महायान के बारे में क्या है, द टर्म महायाना इज संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत का वर्ड है, ठीक है ना। संस्कृत वर्ड है, विच लिटरली मीन्स ग्रेट व्हीकल। इट बिलीव्स इन द heaviness of the Buddhism and idol worship of the Buddha and the Buddhism embodied Buddhist in the nature. It originated in the northern India and Kashmir and spread in East of Central Asia, East Asia and some other Southern Asia. Buddhist school embedded in China, Korea, Tibet and Japan belongs to the Mahayana tradition. तो जो इंडिया के नीचे जो डेवलप हुए थे बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए जो स्कूल डेवलप हुए वो सारे जो थे अपने त्रिवेद थे। जो बुद्ध की शिक्षाओं को ऊपर मतलब नॉर्थ इंडिया में और उसके ऊपर तिब्बत वगैरह चाइना में फैलाने के लिए जो स्कूल बने जो वो थे महायाना, ठीक है ना, महायाना स्कूल। और ये यहाँ पर फैले और ये सब चीज़ें हुई। तो ये जो है 3 प्रकार के स्कूल अपन ने देखे। अब देखेंगे एक अपन वज्रयान। थोड़ा सा ये कट गया है, ठीक है ना। वज्रयाना, इट लिटरली मीन्स द व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है ना, थंडर बोल्ट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन तिब्बत। ये इस प्रकार की शिक्षाएं जो हैं वो तिब्बत में डेवलप हुई, तिब्बत के वहाँ पर इन द 11th सेंचुरी, 11वीं सदी तक आते आते वज्रयाना टेक्स्ट यूज ए हाईली सिम्बॉलिक लैंग्वेज, ठीक है ना, और इसमें सिम्बॉलिक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इट एम्स टू इवोक एक्सपीरियंस कंसिडर टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल इन द देयर फॉलोवर्स। वज्रयान बिलीव दैट द साल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय द एक्वायरिंग मैजिक पावर कॉल्ड द वज्रा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे सदियाँ होती गई, धीरे धीरे जो एक्चुअल बुद्ध की विचारधारा थी कि मोक्ष जो है वो खुद ही पर संयम पाकर खुद ही को सेल्फ डिसिप्लिन करके प्राप्त किया जा सकता था। पर जैसे बुद्ध गए उनके धीरे धीरे कई सदियाँ बीतती गई और जो नए नए बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध गुरु बनते गए उन्होंने अपने हिसाब से धर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से भी जो है मोक्ष के अलग अलग प्रकार बताए जो ओरिजिनल बुद्ध ने नहीं बताए थे। तो ये भाई इन्होंने एक प्रकार के ये ब्रांच है, इस प्रकार की ब्रांच में ये बोला गया है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मैजिकल पावर से मिल सकते हैं, ठीक है ना, और जिस मैजिकल पावर को वज्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता था, द रिचुअल डिवोल्यूशन एम्प्लॉय मंत्रास, ठीक है ना, और इस प्रकार के रिचुअल्स से भरी हुई चीज़ें जो थी इसमें, ठीक है। मतलब ये ब्राह्मण कल्चर से प्रेरित थे। ये आखिरी वाले बुद्धिस्ट हैं जो आखिरी में बच गए थे। तो आखिरी सदी वाले जो बुद्ध थे वो उन पर ब्राह्मण कल्चर हावी हो गया था और ब्राह्मणों ने जो है बुद्ध को भी यही बुद्धिज़्म को भी बदलते हुए ये बोल दिया कि सेल्फ डिसिप्लिन से कुछ नहीं होता, आप जो है रिचुअल्स करो, रिचुअल्स करने से जो है हम खुश होंगे और भगवान खुश होंगे और वो आपको मोक्ष देंगे। खुद से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान देंगे जो देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये इस प्रकार की जो स्कूल थे उन्होंने पूरी तरह से रिचुअल्स पे, मंत्रों पे, मंडल्स पे, पेंटिंग्स पे, डायग्राम्स पे, भगवान की आकृति वगैरह बना के और कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जो है रिचुअल्स पे ईश्वर को प्राप्त करना और मोक्ष की बात कही। मच इम्पोर्टेंट इज गिवन टू द रोल ऑफ द गुरु कॉल्ड लामा। इस प्रकार में जो है लामा नाम के गुरु का एक पद बना, ठीक है ना। हु वॉज द मास्टर ऑफ द फिलोसॉफिकल एंड द रिचुअल ट्रेडिशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ भविष्य में। देयर इज़ अ लॉन्ग लाइनेज ऑफ लामाज, और अभी भी जो है दलाई लामा और ये सब चलते हैं, आपने देखे होंगे दलाई लामा। उसके अभी जो इनके जो मेन गुरु होते हैं उनको दलाई लामा बोलते हैं बुद्धिज़्म में,
ठीक है ना। दलाई लामा इज़ ऑल्सो नोन एज द तिब्बत लामा। दलाई लामा जो मेन होते हैं वो तिब्बत में रहते हैं। तिब्बत चाइना की एक पार्ट है, हालांकि तिब्बत खुद को इंडिपेंडेंट बोलता है पर चाइना का कब्जा है उस पर, ठीक है ना। और दलाई लामा जब भी भारत आते हैं वो बोलते हैं कि वो भारत से उनका प्रेम दिखता है तो चाइना को उससे जलन होती है कि ये भारत क्यों जा रहे भैया, ठीक है। जबकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश है परंतु चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है और जो है वो अपने आप को टेरिटरी बताता है, तिब्बत उसको खुद को स्वतंत्र बताता है। तो दलाई लामा तिब्बत में रहते हैं और वही जो है इस प्रकार की शिक्षा के सबसे बड़े और बुद्ध के आज की तारीख में गुरु है। इट इज़ प्रोडोमिनेट इन तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया, है ना। इस एरिया में जो है दलाई लामा का सबसे ज़्यादा वर्चस्व या इस प्रकार की ब्रांच का वर्चस्व है। जैन प्रकार के स्कूल, इट इज़ ए स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म डेट ओरिजिनेटेड। इस प्रकार के जो स्कूल थे विचारधारा वाले, ये महायाना वाला जो अपन ने इसके पहले पढ़ा था उस विचारधारा पर आधारित थे। और ये जैसे ये कहाँ पे पनपे, ये तिब्बत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया में था वज्रयाना। और ये जैन कहाँ पे खुला भैया, तो ये जैन खुला अपना चाइना में। जैन प्रकार की विचारधारा के स्कूल खुले चाइना में। और ये चाइना में उस समय राज किसा था, तेंग डायनेस्टी का राज था। उन्होंने चेन स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म और लेटर डेवलप्ड इनटू द वेरियस स्कूल, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये जापान में भी फैला 7वीं सेंचुरी में, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है ये सारा काम चलता रहा, ठीक है। तो त्रिवेदा, हीनयान और महायान मेन दो ये ब्रांचें हैं, ठीक है ना। पर ये मैंने डिटेल में बताने के लिए, क्योंकि ये आप जब पढ़ोगे ना एनसीईआरटी वगैरह से तो ये सब चीज़ें भी आपके सामने आएगी, तो जब आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इन सबको भी लिख दिया है ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको जब खुद से भी आप और नोट्स बनाएं या कहीं और से भी पढ़े तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि अपन क्या चीज़ पढ़ने वाले, कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो है मैंने 99.99% जो है इसमें आपको समझाने की कोशिश करी है। त्रिवेदा, हीनयान, महायान दो मेन ब्रांच, बाकी सब इसी पर आधारित। त्रिवेदा हीनयान पर आधारित है, जैन महायान पर आधारित है, और एक जो है ये वज्रयान है जिसका दलाई लामा जो है फॉलोवर्स ये सब जो होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बौद्ध के बारे में, बौद्ध लिटरेचर के बारे में अपन ने देखी। बौद्ध लिटरेचर पे 11 नंबर का इजीली क्वेश्चन बन सकता है, तो कोशिश करें जो है कि एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है बौद्ध लिटरेचर पे, क्योंकि लिटरेचर ही है, धर्म में तो सब लिटरेचर ही होगा। क्योंकि जिन बौद्ध और जैन तो कोई युद्ध लड़े नहीं, जो भी है उन्होंने शिक्षाएं दी। शिक्षा मतलब कहीं ना कहीं कुछ लिख के दिया, उन्होंने अपना जो विचार बताए हैं उनको लिटरेचर में लिखा गया, स्क्रिप्ट में लिखा गया, उनके स्कूल खुले, उनके अलग अलग ब्रांचेस बनी, और यही सब चीज़ें जो है धीरे धीरे लिखी गई। और ये इस पर क्वेश्चन 11 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर का आसानी से बन सकता है। अच्छा, दो चीज़ें इसमें। अब मैं अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, बुद्ध की जो काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल। क्या था कि किसी भी धर्म को आगे बढ़ने के लिए जो है एक राजा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी धर्म को आगे बढ़ने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा सबसे ज़्यादा किसके पास होता था, राजा के पास होता था। तो अगर राजा ही हमारा अनुयायी बन जाए, राजा ही अगर किसी धर्म का अनुयायी बन जाए और वो खुद ही उसको फैलाने के लिए खुले हाथ से दान करे, तो वो फिर धर्म आग की तरफ फैलेगा। यही हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, जो अपन ने शुरू के पॉइंट पढ़े थे 9 पॉइंट उसमें। तो इसमें क्या है, तो जो बुद्ध की काउंसिल्स कराई जाती थी, बुद्ध काउंसिल्स होती थी, बुद्ध की सभाएं होती थी, ठीक है ना, शुरू की। और ये चारों ही काउंसिलें जो हैं ये बुद्ध के बाद हुई। बुद्ध जब शांत हो गया, बुद्ध जब उनको निर्वाण मिल गया और वो चले गए बुद्ध, उसके मरने के कुछ समय बाद जो है, कुछ 100 सालों के या कुछ समय के डिफरेंस के बाद साथ 4 काउंसिल हुई, 4 सभाएं हुई, जिनमें राजाओं को बुलाया गया और राजाओं ने ही इतना पैसा दिया बौद्ध भिक्षुकों को और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, तो दुनिया भर में फैला। 2 बौद्ध काउंसिल्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उनको भी मैंने अभी यहाँ पे उनके भी पीपीटी उठा, उनका भी पेज मैंने लगा दिया है स्लाइड, ताकि एक बार आपका वो रिविज़न हो जाए। और जो बची हुई 2 जो भविष्य में होने वाली है, क्योंकि ये अभी अपन बुद्ध का पीरियड पढ़ रहे हैं, बुद्ध के मरने के बाद हुई है सब, तो 2 तो मैंने करवा दी क्योंकि मैं महाजनपद पढ़ा रहा था। और 2 जो है जो भविष्य की है, पर मैं तो उसको अभी भी डिस्कस कर देता हूँ, जब वो आएगी क्रोनोलॉजी में, जब जिस सन में वो आएगी ना, जिस राजा के समय, मैं उस समय भी उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो पहली बुद्ध काउंसिल जो थी ये अपन ने पढ़ लिया था, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल और सेकेंड बुद्ध काउंसिल, इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था कि क्यों हुई, क्या कारण थे और उनका परिणाम क्या हुआ उन काउंसिलों का, और वो किसने कराई थी और किस राजा के दौरान ये हुई थी, ठीक है। तो पहली बुद्ध काउंसिल जो हुई थी आपको पता है, ठीक है ना, आपको याद होगा कि पहली बुद्ध काउंसिल जो हुई थी
वो सतप्रग्रह में केओस में हुई थी, जो राजगिरी के पास में थी, ठीक है ना, मॉडर्न सिटी ऑफ राजगिरी। 486 बीसी में हुई थी। बुद्ध की जब मृत्यु हुई वो 483 बीसी मानते हैं, तो उनकी मृत्यु के 2-3 साल बाद ही ये पहली संगति या पहली बौद्ध काउंसिल हुई 486 ईस्वी में। उस समय राजा कौन था? तो अजातशत्रु राजा था हर्षक डायनेस्टी का। ये अपन ने अजातशत्रु जब हर्षक डायनेस्टी पढ़ रहे थे उसमें भी ये काउंसिल अपन ने डिटेल में देखी थी। अभी एक बार और उसको छोटे में समझ लेते हैं ताकि याद रहे। क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं ना, इसलिए मैंने इसको बीच में अटका दिया। अगर मैं इसको नहीं भी पढ़ाता तब भी आपको ऑलरेडी सब पता है, पर तो मैंने कहा कि एक बार यहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये अब हो रही है, ठीक है ना। वहाँ पे भी पढ़ी अपन ने, यहाँ पे पढ़ ली। अजातशत्रु ने करवाई थी ये काउंसिल, और ये किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था, जो हर्यन डायनेस्टी जो थी, हर्षक डायनेस्टी या हर्यन डायनेस्टी, उसका राजा था, ठीक है। इसको कराने के समय जो बौद्ध भिक्षु थे, जो मेन भिक्षु थे, वो कौन थे? वो थे महाकश्यप, ठीक है ना। महाकश्यप ने 500 बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर अजातशत्रु से जो है पहली बौद्ध काउंसिल कराई थी सन 486 बीसी, ईसा से 486 साल पहले, ठीक है ना। मतलब अगर आज देखें तो 2022 चल रहा है अभी, और 486 ये ईसा से 2022 साल हो गए, उसके भी 486 साल पहले। तो आज से अगर देखा जाए तो 2508 साल पहले जो है ये पहली काउंसिल 2508 साल पहले हुई थी, ठीक है ना। 2500 साल पहले लगभग ये काउंसिल हुई थी। टुक प्लेस 3 मंथ आफ्टर द बुद्धास पासिंग, ठीक है ना। और ये जो है बुद्ध के मृत्यु के 3 महीनों के बाद हुई थी। बुद्ध की मृत्यु से तो 3 महीने या 3 साल, 1483 बताते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कलेक्टेड टुगेदर एंड अरेंज द बुद्धिज्म स्क्रिप्चर नोन एज द पाली त्रिपिटक, ठीक है ना। और इस काउंसिल का मेन उद्देश्य क्या था कि जो बुद्ध की मर गए, बुद्ध चले गए, या बुद्ध को जो भी मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया, तो अब बुद्ध की शिक्षाओं को एक जगह लिखना जरूरी था, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता। तो बुद्ध की शिक्षाओं को लिखने के लिए काउंसिल बुलाई गई थी। 500 भिक्षुओं को बुलाया गया और सबने बैठ के बुद्ध की जो ओरिजिनल शिक्षाएँ थी उसको लिखने का कंसेप्ट हुआ। और विनय पिटक जो है, विनय पिटक और सुत्त पिटक को इसी काउंसिल में लिखा गया, ये याद रखना है ना। पहली काउंसिल में विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए, जिसमें बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा गया ताकि वो कहीं बिखर नहीं जाए और बौद्ध धर्म फिर से टूट नहीं जाए। तो विनय पिटक विच मेनली कंटेन द रूल ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर, दिस वाज रिसिटेड बाय उपाली। उपाली करके जो बौद्ध भिक्षु था उसने विनय पिटक लिखा, और विनय पिटक में जो है बुद्ध की जो है, अभी अपन ने देखा था ना, विनय पिटक सुत्त पिटक, जो डिसिप्लिन्स के बारे में बात की गई थी वो विनय पिटक में लिखी गई थी। एक था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो थी इसको लिखा था आनंद ने, और इसमें क्या था, ये बुद्ध के जो सरमन्स है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो बिलीफ्स हैं, उनको बताया गया था। तो अभी तो विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है पहली बुद्ध काउंसिल में लिखी गई 2 प्रमुख किताबें हैं, ठीक है। विनय पिटक लिखी थी उपाली ने, और सुत्त पिटक लिखी थी वही ने आनंद ने, ठीक है। तो ये पहली बुद्ध काउंसिल हो गई, क्लियर है। ये 3 मंथ नहीं है, ये 3 ईयर है ना, 3 ईयर लिख लेना इसको। अब सेकंड बुद्ध काउंसिल की बात करेंगे अपन। तो सेकंड बुद्ध काउंसिल जो थी वो किसके समय थी? सेकंड बुद्ध, पहली कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई। दूसरी कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई, 386 बीसी, है ना। पहली हुई थी 486, फिर दूसरी हुई 386, टोटल मिला के 100 साल बाद हुई है। 100 साल बाद हुई दूसरी, 100 साल बाद, है ना। पहली काउंसिल के 100 साल बाद दूसरी काउंसिल हुई, वैशाली में हुई। उस समय किंग कौन था? कालाशोक था। और कालाशोक कौन सी डायनेस्टी का राजा था? ये अपन ने पढ़ चुके हैं सारा, शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था ये प्रिसाइडिंग। और उसका जो समझ लो कि ये तो राजा थे, परंतु जो मेन गुरु कौन था उसको कराने वाला, तो वो थे सबाकामी, ठीक है ना। और ये 100 साल बाद हुई थी बुद्ध के पास जाने के 100 साल बाद, और पहली वाली जो थी काउंसिल उसके 100 साल बाद हुई थी। इन ऑर्डर टू सेटल द सीरियस इशू, है ना। और ये क्यों की गई थी कि बुद्ध के मरने के 100 साल बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो नए जो बौद्ध भिक्षुक आने लग गए, उन्होंने अपने हिसाब से ही धर्म को बदलना चालू कर दिया। जो विनय पिटक में उपाली ने बौद्ध भिक्षुकों और जो उनकी नन्स थी उनके लिए जो एक डिसिप्लिन की बात कही थी कि उनको क्या क्या डिसिप्लिन रखने हैं एक बौद्ध भिक्षुक और नन को, उसको धीरे धीरे समय ने मॉडिफाई कर दिया।
और वो जो ओरिजिनल बुद्ध की शिक्षाएं थी, जो ओरिजिनल बुद्ध बोल के गए थे कि बुद्ध अगर तुम भिक्षु हो तो तुमको ये चीज़ें अपने आचरण में लानी है, ये डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, उससे अलग हट के वो लोग अलग ही ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लग गए थे। तो जो दूसरी काउंसिल है वो इसीलिए कराई गई थी कि जो विनय पिटक में बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षाएं जो थी, जो ओरिजिनल डिसिप्लिन फॉलो करना था बौद्ध धर्म के मॉन्क्स को और बौद्ध के गुरुओं को, वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो दूसरी जो है कालाशोक से बोल के दूसरी असेंबली कराई और सभी लोगों को वापस से बोला गया कि जो ओरिजिनल शिक्षा है वो ये हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, उनमें कुछ 10 पॉइंटों की बात की गई जिनको सेकंड बौद्ध काउंसिल में डिस्कस किया गया। जो 10 इशू थे वो क्या थे वो देख लेंगे अपन एक बार। ये 10 इशू थे जिसके लिए सेकंड काउंसिल करवाई गई। पहला, स्टोरिंग साल्ट इन हॉर्न। बुद्ध ने मना किया था कि हॉर्न जो सींग वगैरह में उसमें साल्ट आप इकट्ठा, नमक इकट्ठा नहीं कर सकते, नमक का प्रयोग कम करें या ना करें। परंतु ये जो बाद वाले बौद्ध भिक्षु होने लग गए, नमक खाने लग गए, नमक इकट्ठा करने लग गए, तो ये जो है बोला गया कि ये गलत है। भगवान गौतम बुद्ध ने नहीं बोला है तो इसको आप ना करें। दूसरा था ईटिंग आफ्टर मिड डे। ठीक है ना, मिड डे के बाद जो है, शाम के बाद जो होता है मिड डे जिसको बोलते हैं ना, दिन का खाना है, शाम को 4-5 बजे तक आप जो खा सकते हो वो इस समय खा ले, इसके बाद ना खाए। तो जो बौद्ध भिक्षु जो है रात रात में भी खाने लग गए थे। बुद्ध की शिक्षाएं जो थी वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को कोई फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसके लिए भी ये थी। इन 10 पॉइंट के कारण जो है सेकंड काउंसिल कराई गई थी कि ये तुम 10 फॉलो नहीं कर रहे हो और ये 10 ओरिजिनल बुद्ध ने बोले हैं तो आप इन्हीं को फॉलो करें। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ओरिजिनल बौद्ध भिक्षु नहीं है, इसके लिए बोला गया था। ईटिंग वंस एंड देन गोइंग अगेन टू द विलेज फॉर आर्म्स। एक बार खाने के बाद, एक बार भिक्षा लेने के बाद फिर से चले गए। ठीक है ना, ये सब नहीं बोला था। होल्डिंग द अवस्था सेरेमनी विद द मॉन्क्स ड्वेलिंग इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है ना, कैरिंग आउट द ऑफिशियल एक्ट व्हेन द असेंबली वाज इनकम्प्लीट। ठीक है, जब असेंबली इनकम्प्लीट है तब भी सारे काम कर दिए। अरे लोग आन दो, उनसे पूछो सही गलत, उनका विचार लो, जितना है उन्होंने ही सब फाइनल कर दिया कि चलो ठीक है। ये कोई रेलवे का एनटीपीसी थोड़ी है। ठीक है ना, फॉलोइंग ए सर्टन प्रैक्टिसेस बिकॉज इट वाज डन बाय द ऑथर एडवांस ट्यूटर और द टीचर। ठीक है, तो जो ठीक है ना, फॉलोइंग ए सर्टन प्रैक्टिसेस बिकॉज इट वाज डन बाय वन। ठीक है ना, कुछ गुरु जो थे वो गलत ही आदतें चालू कर दी, फिर उनके जो बौद्धिक जो उनके अनुयायी हुए वो भी गलत आदतें चालू करने लग गए। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर कोई एक आदमी गलत कर रहा है तो तुम सब उसको फॉलो मत करो, जो ओरिजिनल बुद्ध की शिक्षा है आप उसको फॉलो करो। ठीक है ना, एंड ईटिंग सोर मिल्स आफ्टर वन हेड मिड डे मील। शाम के बाद आपको दूध नहीं पीना, खाना नहीं खाना, ये सब है। कंज्यूमिंग ए स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बिफोर इट हैड बीन फर्मेंटेड। ठीक है ना, शराब वगैरह इस प्रकार का कोई सेवन नहीं। यूजिंग ए रग विच वॉज नॉट बी प्रॉपर साइज। ठीक है ना, यूजिंग गोल्ड और सिल्वर। किसी प्रकार का ऑर्नामेंट या किसी प्रकार का लोभ वाली चीज़ें या एकत्र करने वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आप तो बौद्ध भिक्षु हो। ठीक है ना, आपको क्या करना, सोना चांदी इकट्ठा करके। ठीक है ना, आपको बस ईश्वर में ध्यान लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो ही आप हो पाएंगे। ये सब लोग नहीं कर रहे थे। इसके कारण क्या हुआ, ये जब सेकंड काउंसिल हुई इसमें क्या हुआ, द स्पिरिट ऑफ द बुद्धिस्ट ऑर्डर इनटू द त्रिवेदा एंड महासंघिका। इसमें क्या हुआ, जो बौद्ध भिक्षु थे वो 2 विचारधारा में बढ़ गए। एक वो जो वाकई में बौद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करना चाहते थे, और एक वो जो ये जिनसे ये सब नहीं होता था कि यार शाम को फिर भूख लग रही, फिर खाना खाएंगे, फिर चाहेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार के दो प्रकार के ब्रांच बन गई, जिसमें एक थी त्रिवेदा और एक थी महासंघिका। ठीक है ना, द स्प्लिट वाज ओवर द पॉइंट ऑफ द मोनेस्ट्री डिसिप्लिन। और ये जो स्प्लिट हुआ था, बुद्ध का जो पहला स्प्लिट हुआ था वो किस पे हुआ था, इन पॉइंट के आधार पर हुआ था बौद्ध धर्म का स्प्लिट। तो ये थी दूसरी बुद्ध काउंसिल। अब है तीसरी बुद्ध काउंसिल। तीसरी बुद्ध काउंसिल करवाई थी अशोक ने। अब अशोक भैया जो है बाद में आएंगे। ठीक है ना, अशोक आएंगे मौर्य डायनेस्टी में, और मौर्य डायनेस्टी इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो अशोक, अभी केवल अपन इतना सुन ले कि मौर्य डायनेस्टी में बुद्ध की तीसरी काउंसिल हुई थी, इतना याद रखें। उसमें क्या हुआ था ये थोड़ा मोटा मोटा इसमें देख लेते हैं। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। आज के जो पटना है, पटना अब बिहार की राजधानी, वहाँ पर हुई। 250 BC में हुई, ईसा से 250 साल पहले। ईसा से 250 मतलब ईसा से अभी अपन 2022 में है, उससे 250 साल और मान लो, तो 2272 साल पहले जो है, लगभग 2272 साल पहले ये हुई थी तीसरी काउंसिल। अशोक ने करवाई थी, जो मौर्य डायनेस्टी का या मौर्य वंश का राजा था, महान राजा था। इसको करवाने वाले जो गुरु थे वो थे मोगलीपुट्ट तिस्स,
है ना, या फिर इसको उपगुप्त भी बोला जाता है, या मोगलीपुत्र टिस्स भी इनका नाम था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू, इसका और इस काउंसिल का क्या, इस सभा कराने का क्या उद्देश्य था? इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू रिकंसाइल द डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड टू प्यूरिफाई द बुद्धिस्ट मूवमेंट पार्टिकुलरली फ्रॉम द अपॉर्चुनिस्टिक faction which had been attracted by the royal patronage. The response to the doctrine question and disputes formulated at the third councils were recorded by the Mogalipattam test in Kathavantu। ठीक है ना, तो इसमें क्या की बात की गई, जो बुद्ध के डिफरेंट स्कूलों है उनको उन्होंने शुद्धिकरण की, और बुद्ध की जो मूवमेंट है, बुद्धिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने की इसमें बात की गई। और ये जितने भी इसमें यहाँ पर जो भी डिस्कस हुआ था, ये मोगलीपुत्र जो टिस्स थे, जिन्होंने गुरु थे, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था कथावथु। कथावथु में जो है इस पूरी काउंसिल के का लिखा के भैया, इस काउंसिल में होती है ना, अपने ऑफिस में मीटिंग होती है, आप कभी जाते होंगे तो ऑफिस में क्या क्या होता है, तो मीटिंग के कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना, तो पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग में आपके ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें डिस्कस हुई और ये अब लागू होना है, ठीक है ना। वन ऑफ द बुक्स ऑफ द अभिधम्म पिटक, और इस प्रकार की जो ये किताब मोगलीपुत्र टिस्स ने काउंसिल में लिखी। अब तीसरे काउंसिल का क्या परिणाम आया? दे मे हैव कंट्रीब्यूट सम फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस टू महायान कोडिफिकेशन ऑफ अभिधम्म पिटक डीलिंग विद बुद्धिस्ट फिलोसफी रिटन इन पाली। इस ये प्रकार का जो है तीसरा में आया। तीसरी हो गई अपनी। अब करेंगे चौथी काउंसिल। चौथी और आखिरी काउंसिल करवाई थी भाई साहब ने कनिष्क ने, ठीक है ना। कनिष्क ने ईसा से 72 साल बाद, है ना। तो आज अगर 2022 है, एक मिनट में पेन ले लूँ, आज अगर 2022 है, इसमें से 72 माइनस कर दो आप, 72, है ना। 1950 साल पहले, ठीक है ना, 1950 ईयर एगो, आज से 1950 साल पहले चौथी बुद्ध की काउंसिल हुई, और ये आखिरी काउंसिल थी, और इसको करवाया था कनिष्क ने। कनिष्क था कुषाण वंश का राजा था, ठीक है ना, वाज ए पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, और ये बुद्ध को फॉलो करता था। वाज इंस्ट्रूमेंटली इन स्प्रेडिंग द रिलीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, और इसने नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो है इंडिया की, वहाँ पर जो बुद्ध को फैलाने, बुद्धिज्म को फैलाने का काम किया। इसको कराने वाले जो गुरु थे, मेन गुरु, इस चौथी काउंसिल के जो मेन गुरु थे वो थे वासुमित्र, ठीक है ना, डेप्यूटेड बाय द अश्वघोष, ठीक है ना। मतलब दो लोग थे, ये अश्वघोष और वासुमित्र। इस कनिष्क ने काम दिया था अश्वघोष को, अश्वघोष हो चुके थे बूढ़े, तो इन्होंने वासुमित्र को बोला कि भैया तुम करवाओ, ठीक है ना। तो दोनों का नाम आता है अश्वघोष और वासुमित्र, आप इन दोनों को याद रखें। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हैड ए डील विद द सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सर्वस्थिवाड़ा टीचर ऑफ द कश्मीर एंड गंधारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की, क्योंकि ये क्या था कि कनिष्क ने कहाँ फैलाया था, ये नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे फैलाया था, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उस तरफ फैलाया था। तो यहाँ के जो बौद्ध शिक्षाएं थी, और वहाँ पर जो बौद्ध शिक्षाएं बनी, मतलब वहाँ नए स्कूल खुले, वहाँ जो विचारधारा, वहाँ के लोग जुड़े, तो एक नई विचारधारा वहाँ पे उभर के आ गई बौद्धों में भी, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो ओरिजिनल थी और वो जो वहाँ पर नया विचार वाला बौद्ध धर्म फैल रहा, तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुए। उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ये काउंसिल करवाई गई थी। इससे क्या हुआ, इसके कारण जो है बुद्धिज़्म में फाइनल डिवीज़न हुआ, फिर से जो है बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ। इस लड़ाई, जब भी लड़ाई हुई डिवीज़न हुआ, पहले भी सेकंड काउंसिल में भी ये हुआ था, फिर फोर्थ में फिर यही हुआ। तो उसके बाद बुद्धिज़्म दो भागों में बढ़ गया, एक था महायान और एक था हीनयान। और ये महायान और हीनयान में अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो महायान और हीनयान में चौथी बुद्ध काउंसिल के समय बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा। क्लियर है बात, आ गई बात आपको समझ में। तो ये 4 काउंसिल हैं, ठीक है। ये जब फर्स्ट और सेकंड तो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दी है। डिटेल में अगर देखना तो आप प्रीवियस वीडियो देख ले मेरे, उनमें क्या क्या हुआ, कौन कौन आया नहीं आया, क्या लिखा नहीं लिखा, काय में लिखा, कौन सी भाषा में लिखा, ये सब अपन ने उन्होंने कर लिया था, पहली काउंसिल और दूसरी काउंसिल, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी में आ रही थी और वो जिस समय करानी थी मैंने करवा दी। अब जो तीसरी और चौथी काउंसिल है वो अब बाद में आएगी। अभी जो समय चल रहा है बुद्ध का और जैन महावीर का, पहले अपन वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब राजा आएंगे, तो जब अशोक आएगा, मौर्य वंश जब चालू होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर अशोक वगैरह जब आएंगे, तो मैं फिर से इसको एक बार फिर डिटेल में लूँगा, इससे ज़्यादा डिटेल में लूँगा, पूरा डिटेल में लूँगा थर्ड काउंसिल को। और फिर जब कनिष्क पढ़ेंगे अपन, उस समय में चौथी काउंसिल को फिर से डिटेल में आपको और डिटेल में लूँगा। ये तो बस मैंने ये कहा है कि एक बार
आपको दिमाग में अटक जाए कि अच्छा ये सब हुआ। टोटल 4 काउंसिल हुई है इसलिए बताने के लिए, ठीक है, वरना 2 ही लेता तो आपको लगता है कि 2 ही हुई है। टोटल 4 काउंसिल हुई है और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने इनके डिस्कस कर लिए, ये सब हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई साहब। एक मिनट देखना आप, मैं आता हूँ। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म के फैलने का कारण क्या हुआ भैया, क्यों बुद्धिज़्म इतना फैला, ठीक है ना। उसके कुछ कारण थे, एक कारण मैंने पहले भी डिस्कस कर लिए थे, कुछ कारण और भी डिस्कस करने थे, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे फिर से जोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि मैंने जो शुरू में 9 आपको कारण बताए थे बुद्धिज़्म फैलने के, वो मैंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के फैलने के बताए थे। ब्राह्मण कल्चर होने के बावजूद बुद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों फैला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों फैला, उसको अपन ने उसमें डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो भी वो शुरू के 9 पॉइंट है वो लिख देना। केवल बौद्ध धर्म आए तब भी वो शुरू के 9 पॉइंट लिख देना, उसमें से जैन हटा देना। केवल जैन धर्म आए तो भी वो 9 पॉइंट लिखना, उसमें से बुद्ध धर्म हटा देना। बात समझ में आ रही है। ये अपने को लिखने का तरीका है कि एक ही चीज़ में अपन ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। स्पेसिफिकली बौद्ध धर्म क्यों और ज़्यादा फैला, वो 9 कारण तो है ही हैं, वो तो परमानेंट कारण है। उनके अलावा कुछ और कारण थे केवल बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसमें अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि बौद्ध धर्म को फैलने के उन 9 कारणों के अलावा कुछ और कारण क्या थे। बुद्ध है 2 काइंड ऑफ डिसिपल्स, ठीक है ना। बुद्ध के पास 2 प्रकार के जो है अनुयायी थे। एक थे मॉन्क, ठीक है ना, जो थे जिनको बौद्ध भिक्षु बोला जाता था, और एक थे उपासक, ठीक है ना, वर्शिपर। द मॉन्क्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द, है ना, जो मॉन्क मतलब जो खुद उनके अनुयायी थे, जो कट्टर अनुयायी थे, जो बुद्ध की शिक्षाओं को फिर भविष्य में वही गुरु बनते थे, फिर वो और शिक्षा देते थे। और एक वो लोग थे जो बस जाके, जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, एक पुजारी होते हैं और एक अपन बैठते हैं, ठीक है ना। तो जो गुरु बनने वाले होते हैं वो मॉन्क्स होते थे, जो बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज़ फॉलो करते थे, और जो उसको फॉलो करते थे उनके विचारों को जीवन जीने के लिए, उनको उपासक बोलते थे, वर्शिपर, जो बुद्ध की पूजा करते थे। द मॉन्क्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द संघ, जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो संघ में जुड़े हुए थे फॉर द पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग इट्स टीचिंग। द संघ वॉज गवर्नड बाय द डेमोक्रेटिक लाइन्स एंड वॉज इंडोर्ड एंड इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन अमंग द मेंबर्स, ठीक है ना। तो ये वही संघ वंघ की बात है। ओइंग टू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट मेड बाय द संघ, बुद्धिज्म मेड रैपिड प्रोग्रेस इन द नॉर्थ इंडिया इवन ड्यूरिंग द बुद्ध's लाइफ टाइम आफ्टर दैट, ठीक है ना। तो संघ बनने से क्या हुआ कि संघ में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आए, और वो जहाँ से इतने सारे बौद्ध भिक्षु कहीं ना कहीं जाते, बात करते, तो उससे बुद्ध के धर्म के बारे में और बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा जो है पब्लिसिटी मिली, माउथ पब्लिसिटी जिसको बोल सकते हैं, जिससे बहुत फैला बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के रहते हुए भी बौद्ध धर्म बहुत फैला था। फिर गौतम बुद्ध चले गए, उनकी डेथ के बाद हिज फॉलोवर्स ट्रेवल्ड ऑन हिज पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड रोम्ड थ्रू आउट द कंट्री साइड। उनकी मृत्यु के बाद जो उनके फॉलोवर है उन्होंने मेडिटेशन किया और वो जगह जगह घूमते रहे और वो बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाते रहे। लगभग 200 साल तक जो है ये सब चीज़ें चलती रही और अशोक का समय आ गया, ठीक है ना। अब अशोक ने क्या एक युद्ध लड़ा था, ये अशोक के समय जब मैं मौर्य डायनेस्टी पढ़ूंगा, अशोक को मैं बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, उसमें मैं एक युद्ध बताऊंगा, अशोक के शिलालेख के बारे में बात करेंगे अपन, उसके पिलर्स के बारे में बात करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अशोक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था सभी प्रकार में। तो अशोक ने क्या था कि अशोक ने एक युद्ध लड़ा था जिसको कलिंग का युद्ध या कलिंग वार बोलते हैं। उसमें उसने बहुत लोगों को मारा, और उसके बाद क्या हुआ, उसका विचार परिवर्तन हुआ, उसका मन परिवर्तन हुआ, उसने इतनी लाशें बहा दी, इतना खून बहा दिया कि वो उसका खुद का ही दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना। एक राज्य को जीतने के लिए उसने लाखों लोगों को मार दिया, और इस प्रकार की ये सारी बातें हुई। तो जो वो फिर बौद्ध भिक्षु से मिले, और बौद्ध भिक्षु ने जो है उनको जो है जीवन की ओरिजिनल सच्चाइयों के बारे में बताया, और वो फिर बौद्ध धर्म से जुड़ा। तो क्या हुआ, जब अशोक आफ्टर द ब्लड बाथ इन द कलिंग कंक्वेस्ट एम्पायर, अशोक डिसाइडेड टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड कंकर एंड अडॉप्ट धम्म। और इस कलिंग के युद्ध के बाद इतने ज़्यादा खून खराब होने के बाद अशोक खुद ही परेशान हो गया कि अब इतना ज़्यादा जो है उसका मन टूट गया था, और वो जो खुद ही जो है उसने धम्म को ज्वाइन किया। धम्म मतलब गौतम बुद्ध का जो एक शिक्षाओं का जो एक ब्रांच था, धम्म को ज्वाइन किया। अशोक ड्यूरिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्प्लेज वेरियस बुद्धिस्ट मिशंस टू, और तीसरी बुद्ध काउंसिल जब हुई थी, जो अशोक ने करवाई थी, ठीक है ना, उस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है
उसने बहुत सारे जो है अनुयायियों को बौद्ध काउंसिल्स में, बहुत सारे जो बुद्ध मिशनरीज को गांधार, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा और सब तरफ जो है बौद्ध भिक्षु को और अपने बेटों को, अपनी बेटी को और जितने लोगों को भेज सकता था पूरी दुनिया में। वो बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हो गया था, कलिंग युद्ध के बाद शांति चाहता था वो खुद भी, और बौद्धों ने उसको बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा, मतलब शांति दी बौद्ध धर्म ने, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने। तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने खुद ही लोग भेजे पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और कहाँ कहाँ भेजे, तो ये सारे देश यहाँ भेजे थे, ठीक है ना। थ्रू हिज मिशनरीज एफर्ट अशोक स्प्रेड, इतने मिशनरीज एफर्ट के द्वारा युद्ध स्तर पर जो इसने बौद्ध धर्म फैलाने के लिए प्रयास किया, जिसके कारण जो बौद्ध धर्म है वो वेस्ट एशिया, सीलोन वगैरह में सब तरफ जो है वो फैला और बौद्ध धर्म एक इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल का एक रिलीजन बन गया। पहले केवल भारत में था छोटा सा, पर इसने सब तरफ इतना फैला, फिर लोग इसको फॉलो करने लग गए, तो फिर दुनिया भर में जो है बौद्ध धर्म का जो है वो होने लग गया। आज की तारीख में भी जो है बौद्ध धर्म जो है दुनिया में लगभग 22% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से बौद्ध धर्म से ऐसा जुड़े हैं, और शायद ऐसा कुछ चौथा या पाँचवा इनका नंबर आता है पॉपुलेशन में, धर्म में, जो अनुयायियों की संख्या में, ठीक है ना। तो ये बौद्धिज्म हो गया। आ गई आपको बात समझ में, ठीक है ना। तो इतना चीज़ें आपको अपन कर लिए हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन ने आज क्या क्या देखा एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं। इसके आगे का जो है मैं अगली क्लास में लूँगा। मोस्टली मैं बौद्ध धर्म की 3 क्लासेस लूँगा। आज मैंने जितना करा है उसको आप पढ़ें, समझें। लास्ट क्लास जो होगी, अगली क्लास वो आखिरी होगी, उसमें बौद्ध को मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये जो मैं स्लाइड बना के लाता हूँ ना, ये मैं सीधा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लाता हूँ, ठीक है ना। मतलब इसमें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है, जैसा है आप वैसा उसको फॉलो कर लें। अगर आप मेंस की तैयारी पहले भी कर चुके हैं तो एक काम ये कर सकते हैं आप कि मेरे नोट्स, मेरे जो ये है वीडियोस, इसको आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर दो या यूट्यूब में स्पीड बढ़ जाती है 1.5 या 2 में रख के, जो भी चीज़ें आपको लगती है कि ये अच्छी है, इसको ले लेना चाहिए, उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाए, ठीक है ना। कंटेंट अच्छा करते जाएं आप, बार बार रिवीजन करते करते, याद करते करते, ठीक है ना। तो आज जो है अपन यहीं तक रखते हैं। इसके बाद की क्लास को जो है मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंप्लीट करूँगा, ठीक है।